Welcome to Aradhya classes. I am Sandeep sir. Chemistry is my subject. लास्ट लेक्चर में जो हमने डाल्टन की थ्योरी, उसके फेल्योर पॉइंट्स और फिर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जो है वो देखा था विथ रिगार्डिंग टू JEE एडवांस्ड, बराबर ना। सो ये सारे पॉइंट आपने शायद नोट भी किए होंगे, उसको आप बारी बारी देखते रहिए, बराबर ना, क्योंकि उसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एटम के बाद में जो है कि मैं ये दोनों टॉपिक आपको एक बार एक्सप्लेन कर लूँगा, बाद में हम क्वेश्चंस बहुत सारे देखेंगे इसके अंदर, बराबर ना। तो एटम के बाद में हम शुरुआत करते हैं कभी मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, बराबर ना, कोई भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल, बराबर। मान लो हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं कभी H2O, बराबर ना, ये कि हम बचपन से इसको देखते आए और सुनते भी आए, बराबर। आप बात करते हो NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम नॉर्मल या टेबल सॉल्ट के तरह भी इसको यूज़ करते हैं, बराबर ना। सो ये जो मॉलिक्यूल बना था इसके अंदर देखिए कि दो अलग अलग एलिमेंट जो है वो कंबाइन हुए, बराबर ना। सो मॉलिक्यूल क्या होता है, बराबर, तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, बराबर ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन, बराबर। केमिकली कंबाइन का मतलब क्या है कि दे हेल्ड बाय डिफरेंट, बराबर, अट्रैक्शन फोर्सेस, बराबर ना, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। सो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स दे केमिकली कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम यूँ भी दे सकते हैं, बराबर ना। तो मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई कंपाउंड जो होता है, मैटर जो होती है, उसका स्मॉलेस्ट पोर्शन अगर कोई है तो वो भी मॉलिक्यूल है, बराबर ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि भाई स्मॉलेस्ट पोर्शन, बराबर, या तो पार्ट ऑफ मैटर, बराबर ना, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, बराबर ना। मॉलिक्यूल जो होता है, बराबर, ये केमिकली कंबाइन होता है। एलिमेंट जो होता है वो दो और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ये दोनों तो मैंने लिखे हुए ही है, इसके अलावा मैं दूसरे एग्जांपल लिखता हूँ, और वो एग्जांपल ये है कि मान लो कि हाइड्रोजन, बराबर ना। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बनेगा जिसके अंदर H2 मॉलिक्यूल है, बराबर ना। H2 मॉलिक्यूल के बाद में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे O2 या N2, Cl2 में लिख रहा हूँ, Br2 हम लिख सकते हैं, P4 लिख सकते हैं, S8, बराबर ना। डाईहाइड्रोजन, डाईऑक्सीजन, डाईनाइट्रोजन, डाईक्लोराइड, फॉस्फोरस एंड सल्फर, बराबर ना। और दूसरे जो है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि H2O जो हमने अभी लिखा था, बराबर ना। या तो हम लिखेंगे कि भाई ऐसे मॉलिक्यूल कि जिसके अंदर देखिए ये जो है और ये, इसमें फ़र्क है। आप NaCl लिखिए, आप HCl लिखिए, आप SO2 लिखिए, फ़र्क क्या है। तो ये जो है कि भाई मैं दो टाइप यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो एलिमेंट यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, इसके अंदर एटम्स जो है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें सेम टाइप ऑफ एटम, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दे केमिकली कंबाइन, बराबर ना। ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन बाय डबल बॉन्ड दे केमिकली कंबाइन, बराबर ना। मतलब हम इसको क्या कहेंगे तो होमो एटमिक, होमो मतलब सेम, इक्वल, बराबर ना। सो होमो एटमिक मॉलिक्यूल, बराबर ना। ये क्या हो गया, होमो एटमिक मॉलिक्यूल, कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक ही टाइप के एटम्स है, जैसे कि P4, बराबर ना। फॉस्फोरस जो होता है कि फॉस्फोरस ऐसे कंबाइन होता है, बराबर ना। तो चार फॉस्फोरस मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, सेम टाइप के एलिमेंट्स है। S8 सल्फर, बराबर, मोनोक्लोरिक रोम्बिक सल्फर होता है, तो उसमें S8 मतलब कि 8 सल्फर मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएगा। लेकिन सल्फर तो सेम ही है ना, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे होमो एटमिक मॉलिक्यूल। इसमें ऐसा नहीं है, देखिए मॉलिक्यूल बना लेकिन ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। आपको पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है, आप 11th में पढ़ के आए हो। इसके ऊपर -2 डेल्टा हम लिखते हैं, इसके ऊपर 1 डेल्टा, दूसरा डेल्टा। यहाँ पे जो है 104.5 डिग्री का एंगल रहेगा, और ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर 2
बराबर ना, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहेगी, बराबर ना। तो ये बात की बात है, बराबर। दूसरा है कि यहाँ पे Na और Cl, बराबर, कि ये आयोनिक कंपाउंड है, Na प्लस और Cl माइनस, तो दो एलिमेंट अलग है। HCl दोनों अलग है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, बराबर ना, तो दो अलग है। यहाँ पे इक्वल थे, यहाँ पे अलग अलग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर इसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे तो इसको हम बोलेंगे हिटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो जनरली मॉलिक्यूल जो है, बराबर ना, वो होमो एटॉमिक हो सकता है, वो हिटेरो एटॉमिक भी हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरा बोलूँ कि भाई कुछ और भी हो सकता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल अब इसमें से हम अलग करेंगे, बराबर ना। चलिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और Cl2, बराबर, इसके अलावा Br2, तो इसमें देखिए दो दो ही है, बराबर ना। यहाँ पे देखिए दो है, यहाँ पर भी दो है, एक सोडियम एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, बराबर ना। सो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, Cl2, NaCl, HCl के ऐसे एटम्स मॉलिक्यूल जिसमें दो ही एलिमेंट हो, बराबर, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो बाय मॉलिक्यूलर, बराबर ना, या बाय एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं हम, बराबर ना, या तो डाई, कि जिसके अंदर सिर्फ दो दो ही रहेंगे, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन है, दो क्लोरीन है, एक Na और एक Cl, मतलब टोटल दो है, एक हाइड्रोजन और एक Cl, मतलब के दो ही है, तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, बराबर। और उसके अलावा अगर दो से ज़्यादा है, जैसे कि H2O में 3 है, SO2 में 3 है, बराबर ना, P4 जो है या S8 जो है, इसमें दो से ज़्यादा है, 4 और 8, बराबर ना। सो यहाँ पे मैं उसको भी अलग करूँगा कि P4, S8, H2O, SO2, H2SO4 7, बराबर ना, ये 7 एटम होंगे, बराबर ना। HNO3 5 एटम होंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे? अगर इसको डाई कहते हैं तो इसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बराबर ना। सो इसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक। मैंने यहाँ पे लिखा था, लेकिन वो वीडियो के जो साइज है उसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बराबर ना। सो ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, क्यों है? क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा एटम्स जो है वो केमिकली कंबाइन होते हैं टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या है? तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ दो ही रहेंगे, बराबर। और ये डायटॉमिक जो है कि हम जब केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे, जब एमओ थ्योरी आती है, बीबी थ्योरी आती है, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं, डायटॉमिक से। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बराबर ना, वहाँ से ही करते। अब जो है कभी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब क्या होता है, ये बेसिक चीज़ें आपको याद रखनी ही पड़ेगी। देखिए बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कोई भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, बराबर ना। दूसरा मास नंबर, बराबर। अब मास नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कि किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट के अंदर या एटम के अंदर उसका जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल सम क्या है, बराबर ना, उसको हम कहते हैं मास नंबर। ये हमको पता है। जनरली हम क्या करते हैं, कभी चलो ऐसा हमने लिखा है एंटाइटी ऑक्सीजन 816। अब 816 में हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं? तो प्रोटॉन हो गए 8। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 8, बिकॉज दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर, दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये दोनों का टोटल है,
बराबर ना। तो 16 अगर है हमारे पास ये मास नंबर, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो ये इतने आपको इसमें से डिडक्ट करने होते हैं, माइनस कर दो तो आपको मिल जाएंगे 8। तो ये एक एंटाइटी बन गई, ये हमको पता है। लेकिन इसके ऊपर से एक नया टॉपिक आता है कि भाई ये जो होता है एटॉमिक मास, ये क्या होगा, बराबर ना। सो एटॉमिक मास जो होता है कि मास नंबर तो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर से ले लेते हैं, लेकिन एटॉमिक मास तो इसका एक स्केल है, ये खास याद रखना आप यहाँ पे, बराबर ना। एटॉमिक मास ये एक स्केल के पुराने टाइम में क्या था कि हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर से, कभी हाइड्रोजन कोई वो एलिमेंट है या एटम है, उसको हाइड्रोजन के रिलेशन में या तो कंपैरिजन में मेज़र किया जाता था कि कोई भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के एलिमेंट से कितना ज़्यादा हैवियर है, बराबर ना। पुरानी ये जो थियोरी थी, बराबर ना, ओल्डर वन, बराबर ना, कि मास नंबर क्या होता है, सो इट इज अ नंबर, बराबर ना, इंडिकेटिंग हाउ मच हैवियर एन एलिमेंट, बराबर ना, इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। ये पुरानी कि कोई भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, बराबर ना, कि हाइड्रोजन जो है हमारा उसके रिस्पेक्ट में वो कितना ज़्यादा हैवियर है। उसके बाद में क्या आया तो ऑक्सीजन, बराबर ना, कि 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो थिंकिंग यही थी कि कोई भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन जो है उससे कितना ज़्यादा हैवियर है, उसको लिया गया। लेकिन आजकल जो है वो कार्बन पे चलता है, सो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन। लेकिन कार्बन कौन सा, C12 वाला। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, 13 एंड 14। उसमें ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है स्टेबल जो है वो कार्बन 12 होता है, तो उसके ऊपर से लिया गया, बराबर। लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन 12 जो है उनके ऊपर से अगर हमको एटॉमिक मास निकालना है किसी भी एलिमेंट के लिए, तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या होगा, so atomic mass of an element, बराबर ना। ये आप नोट करते जाइए साथ साथ में, बराबर ना। ये आपको न्यूमेरिकल में या फिर कोई क्वेश्चन जो है, बराबर ना, उसको सॉल्व करने में काम में आएगा कि मास ऑफ वन एटम ऑफ जो भी एलिमेंट है आपका, जिसका आपको एटॉमिक मास निकालना है, कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, बराबर, जिसका भी आपको एटॉमिक मास निकालना है उसका एक एटम जो है उसका मास क्या होगा, और साथ साथ में उसको डिवाइड करना है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन वाली जो मेजरमेंट था उसके हिसाब से। अब हमको क्या करना है कि अगर हम ऑक्सीजन का जो लेते हैं, सो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जिसका भी आपको एटॉमिक मास निकालना है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन जो है उसका मास जो होता है 16। तो हमने आगे भी देखा कि 1/16 पार्ट, बराबर। या तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो भी चलेगा। ऑक्सीजन की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी लिख सकते हो, बराबर, के बाद मास ऑफ 1/16 पार्ट आप यूँ यहाँ पे लिख सकते हो, बराबर। और जब कार्बन की बात आती है, अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स ऑफ IUPAC, कि कार्बन 12 को हम रेफरेंस में लेते हैं और उसके हिसाब से सारे जो मासेस है, बराबर ना, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। सो मास ऑफ, फिर से वही का वही, वन एटम of an element upon mass of
1 एटम ऑफ कार्बन, आप ये भी लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं लिखता है तो मास ऑफ 1/12 पार्ट, बराबर ना, ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। बराबर ना। तो कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट जो है, तो ये तीनों फॉर्मूला के ऊपर से आप मास, एटॉमिक मास जो होता है, या आप उसको एटॉमिक वेट भी कह सकते हो, बराबर ना, वो आप निकाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ है कि भाई एटॉमिक मास जो है वो वेट जो है और मास जो है उसके रिलेटिव है, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड लिया, एज ए रेफरेंस उसको लिया, उस हिसाब से हम कह सकते हैं, बराबर ना। तो उसके रिलेशन में हमको निकलेगा। ये हम नहीं, उसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये किसी के रेफरेंस में हमने लिया है। रेफरेंस में जो चीज़ें हैं इसके लिए एक अलग ही पूरा मतलब वो थिंकिंग होती है। वो अगर कभी टाइम मिलेगा तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे टेम्परेचर जो है, कि भाई मास है कि एनर्जी है, कि रेफरेंस हम कैसे लेते हैं, बराबर, और उसके ऊपर से हम कैसे फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक, इसका कोई ऐसा नहीं कह सकते भी एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये कार्बन 12 के कंपैरिजन में हम किसी का एक एटॉमिक मास जो है वो निकाल रहे हैं, बराबर ना। सो वो हमको देखना है, बराबर ना। उसके बाद में जो है कि भाई ये टॉपिक जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा है कि भाई एटॉमिक मास यूनिट, अगर हम मास निकालते हैं तो उसका यूनिट क्या होगा, तो वो भी कार्बन 12 के ऊपर से लेके आए हैं, बराबर ना। आपको पता ही होगा, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, और वो है AMU। एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम शॉर्ट में AMU कहते हैं, बराबर ना। और 1 AMU जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है वो आपको पता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम, बराबर ना। तो ये जो है कि वो हम कहाँ से लाएंगे, तो कार्बन 12 का जो है वो एक एटम का मास कितना है, बराबर ना, उसके ऊपर से IUPAC ने ये रेकमेंड किया हुआ है, और उसके ऊपर से हम 1 AMU लाते हैं, कभी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये 1 AMU के लिए। अब कार्बन जो है उसका एक एटम जो है, तो उसका हमारे पास क्या है कि भाई कार्बन का एक एटम का 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम उसका वेट होता है। 1.99 भी आप लिख सकते हो, बराबर, कि 1 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसको आप किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर ना। तो ये जो मास है उसको हम क्या करेंगे, 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 जो है उसको, तो 1.9924 इंटू 10⁻⁻23, तो ये क्या हो गया, तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कार्बन 12, तो वो कितना होता है 12, बराबर। तो ये हमको मिल जाएगा AMU, कि एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिसाइड किया गया, ये इसकी बात है, और वो हमको मिलेगा ये वाली वैल्यू, बराबर, कि 1.66, जनरली आगे होता है 1.66056 ऐसे होता है, बराबर, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, बराबर, ये यूनिट है। लेकिन अगर हम मोल कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं तो भाई किसी भी सब्सटेंस का भी कार्बन 12, तो हम कार्बन का 12 ग्राम हम ले रहे हैं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, तो भाई ग्राम यूनिट कहते हैं, मतलब ग्राम एटॉमिक यूनिट, GAM। मान लो कि हमने 12 ग्राम कार्बन ले लिया, बराबर ना, तो ये 12 ग्राम कार्बन जो है वो, या तो हमने भाई 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ले लिया, बराबर ना, या सोडियम की बात करें तो भाई 23 ग्राम ले लिया, तो उसको हम फिर क्या लिखेंगे, तो GAM लिखेंगे, कि ग्राम एटॉमिक मास। ये जो मास होगा वो ग्राम एटॉमिक मास होगा, बराबर। उसके ऊपर हम उसके जा सकते हैं, बराबर। सो कोई भी एलिमेंट का अगर हमको मास निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, कि वो एलिमेंट के एक एटम का मास कितना है उसको हम एक AMU की जो वैल्यू है उससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये हमने रेफरेंस में ले ली है। AMU की जो अकॉर्डिंग टू IUPAC रेफरेंस में लिया जाता है, बराबर ना। सो
एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है उसके एक एटम का मास अपॉन 1 AMU, और 1 AMU की वैल्यू क्या होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, बराबर ना। तो वो आपको किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास देता है, बराबर। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इसके ऊपर से MCQs जो है वो बहुत सारे बनेंगे और बन सकते हैं, बराबर ना। इसके बाद में जो है कि भी अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का 1 एटम का मास, तो हमको अगर मान लो कि हमारे पास एटॉमिक मास है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि चलो मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, तो वो क्या हो जाएगा, तो एटॉमिक मास इंटू 1 AMU। तो किसी भी एटॉमिक मास को 1 AMU से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसके एक एटम का मास मिलेगा, बराबर ना। इसके बाद में हम देखेंगे कभी एवरेज, कभी कभी क्या होता है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालना भी ज़रूरी होता है। उसका रीज़न ये है कि आइसोटॉप्स जो होते हैं, जैसे कि कार्बन जो है उसका 12 है, कार्बन का 13 भी है और 14 भी है, हाइड्रोजन जो है 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। तो ऐसे केसेस में इन केस ऑफ आइसोटॉप्स एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है, और वो कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसका एबंडेंस, परसेंटेज एबंडेंस कितना है, बराबर ना। और उसके ऊपर से उसका ये छोटे छोटे जो टॉपिक है वो मैं ऐसे मतलब शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। एवरेज एटॉमिक मास, बराबर। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस है उसका एटॉमिक मास कितना है और उसका परसेंटेज एबंडेंस कितना है, बराबर। तो परसेंटेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100, बराबर। लेकिन हमारे पास देखिए, जैसे मैंने आपको कार्बन की बात की, तो कार्बन के 3 आइसोटॉप है, तो तीनों का एबंडेंस होगा और तीनों का एटॉमिक मास होगा, बराबर। हाइड्रोजन में 3 होते हैं, तो हमको तीनों का एबंडेंस कितना है, बराबर। मान लो कि हाइड्रोजन 1 का कितना है, 1 2 का कितना है, 1 3 का कितना है, तो इसका परसेंटेज भी कुछ और होगा, मास कुछ और है, इसका परसेंटेज कुछ और है, मास कुछ और है, परसेंटेज कुछ और है, मास कुछ और है। तो ये तीनों, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन, बराबर ना, जैसे कि एबंडेंस प्लस एटॉमिक मास। तो फिर इसका कहा जाएगा, हमको तो एवरेज निकालना है ना, तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन, फिर तीनों को हमको क्या करना है, टोटल सम करना है। तो यहाँ पे आगे मैं समेसन लगा रहा हूँ कि समेसन ऑफ परसेंटेज एबंडेंस इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100। इसलिए मैंने आपको पहले नहीं लिखा था यहाँ पे, बराबर, ताकि आपको बताया जाए। चलिए अब हम इसके लिए एक एग्जांपल भी लेते हैं कि शायद आपकी बुक में भी आपको ये मिल जाएगा कि क्लोरीन जो है, बराबर ना। अब क्लोरीन उसके 2 दिए हुए हमको यहाँ पे कि 35 और क्लोरीन 37। अब इसका परसेंटेज एबंडेंस जो है वो है कि 34.9689, इतना परसेंट है, बराबर। और इसका है 36.9659, बराबर ना। अब ये इसका परसेंटेज एबंडेंस हो गया, बराबर। अब इसका मास हो गया। अब इसका परसेंटेज एबंडेंस हमको दिया हुआ है 75.75, या तो 77 भी लिख सकते, 24.23। तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए यहाँ पे, प्लस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए। सो एवरेज एटॉमिक मास हमको क्या मिलेगा, तो 34.9689 इंटू 75.77 प्लस ये वाला 36.9659 इंटू 24.23 है, इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट अपॉन 100,
बराबर ना। तो क्लोरीन है, हमको पता है भी क्लोरीन का कितना होता है, बराबर ना। तो उसके ऊपर से 35.5 होता है, हमको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 35.45, बराबर ना। तो ये हमको एवरेज मास मिला। यही आप आर्गोन के लिए निकाल सकते हो, हाइड्रोजन के लिए निकाल सकते हो, कार्बन के लिए निकाल सकते हो, बराबर। तो ये एटॉमिक मास जो है वो एवरेज एटॉमिक मास है इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, बराबर ना, ये है, बराबर ना। देखिए इसके अलावा और भी कुछ है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये जो है इसको रिवाइज करिए, बराबर। इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, बराबर, जो आपने मेंस में भी देखे हुए हैं और एडवांस में भी देखेंगे, बराबर ना। सो चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।